मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम ज्योग्राफी में भूकंप के विषय में समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, इसके आने के पीछे क्या बेसिक रीजन है। और आप जानते हो कि भूकंप जब आते हैं तो इसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कितनी इतनी सारी हानिकारक घटनाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त होती है। तो ये होती हैं, इनके पीछे बेसिकली रीजन जो है वो भूकंप होता है। और भूकंप का अर्थ यही होता है कि पृथ्वी का कंपन, यानी कि जो पृथ्वी कंपन करती है, अर्थात वो अपने जिस क्षेत्र विशेष पर वो स्थायी मतलब स्थित है, तो वो क्या है कि अपनी किसी ऐसी स्थिति बनती है, उसके आंतरिक घटनाओं में या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या है, कंपन करती हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाओं का एक समावेशन होता है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम होती है, हमारे देखा जाए तो स्थलीय क्षेत्रों पर देखने को मिलती है। तो ये सभी जानने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भूकंप जो होता है, भूकंप का मतलब एक संबंध जो जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है जो प्लेटें होती हैं, वो प्लेटों से उनका एक अपना बेसिक संबंध होता है। राइट। साथ ही साथ आप देखोगे जो भूकंप आता है, जो पृथ्वी के आप देखोगे जो ऊपर का स्तो जिसे हम बोलते हैं स्थेनोस्फीयर जिसे बोलते हैं, वहाँ पर प्लेटों क्या करती हैं, संवहन करती हैं, अर्थात वो मूवमेंट होती हैं। राइट। तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि प्लेटें आपस में, हमने आपको बताया था कि जो अपसारी गति भी होती है, अपसारी गति भी होती है, संरक्षी गति होती है। तो इन गतिविधियों की वजह से जो भूकंप है वो घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इसके बाद आप जानते हो कि आप अंदर जाओगे पृथ्वी में, तो पृथ्वी के अंदर भी आप जानते हो कि जो क्रूड होता है, तो क्रूड भी दो भागों में विभाजित होता है। तो क्रूड का जो आंतरिक भाग होता है वो ठोस होता है। इसके बाद ऊपर का जो भाग होता है वो आप देखोगे तो द्रव अवस्था में होता है। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि पृथ्वी जो है उसका आंतरिक हिस्सा है वो मौजूदा, आप जानोगे आंतरिक जो हिस्सा है बिल्कुल आंतरिक वाला वो ठोस में मिलेगा, जबकि ऊपर की जो परत है उसकी वो मिलेगी आपकी द्रव्य। तो उसके बीच में जो असततता पाई जाती है वो पाई जाती है बुलेन लहमन की असततता है। बुलेन लहमन एक विद्वान थे, भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है उसका जो आंतरिक जो क्रूड है वो भी दो भागों में विभाजित है। तो इसके विषय हमने आपको कंप्लीट पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना बताई थी तो उसके विषय में हमने आपको सब कुछ इसमें समझाया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी असंबद्धताएं होती हैं, कितनी उसमें कहाँ पे प्लेटें होती हैं, कितने अंदर के क्षेत्र होता है। तो ये संदर्भ में हमने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ लिया था। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भूकंप से ही संबंधित है। और भूकंप का अर्थ आप जानते ही हो कि जो घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी पर घटित होती हैं, राइट, वो उसी की वजह से होती हैं। चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं में आप देखते हो सुनामी आना है, तो वो कहीं ना कहीं कारण उसी से ही जुड़ा होता है। जब पृथ्वी पर कंपन होता है तो निश्चित रूप से समुद्र भी पृथ्वी से ही जुड़े होते हैं। राइट। उनके बीच में आप जानते हो कि ऊपर की जो कोनार्ड एक असततता पाई जाती है, तो कोनार्ड जो असततता है वो समुद्र स्थल के बीच का एक संबंध होता है, जो आपको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट बताया था। ठीक है। तो आप जानते हो कि जब सुनामी आती है तो सुनामी आने का रीजन भी आप जानोगे तो कहीं ना कहीं भूकंप से ही जुड़ा होता है। और इसके पीछे भूकंप ही केवल नहीं है, इसमें पृथ्वी का घूर्णन भी है। पृथ्वी घूमती है तो वो चक्कर लगाती है, तो उसमें जल पे भी बल लगता है, तो इसकी वजह से भी सुनामी आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, वो हमने आपको बताए थे। ठीक है। आज का जो लेक्चर के अंतर्गत आप जानते हो कि जब भूकंप आते हैं तो भूकंप आने के मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है पृथ्वी के अंदर मतलब कि आवश्यक अनावश्यक कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है। जो ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें कोई मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कभी भी आ सकती हैं, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं भूकंपीय युक्त घटनाएं। ओके, तो इसके विषय में हम डिटेल से समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, एक मिनट। तो आप एक चीज समझो कि भूकंप का अर्थ होता है, आपको पता होना चाहिए, भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। भू मतलब पृथ्वी होती है और कंप मतलब कंपन एक प्रकार का। तो अगर ये पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी पर भी कंपन हो सकता है, राइट, किसी भी क्षेत्र विशेष में भी कंपन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पृथ्वी के जो भूकंप युक्त जो एक फोकस बिंदु होता है वो किन विशेष क्षेत्रों पर स्थित है। राइट। क्योंकि कोई भी चीजें होती है, जैसे प्लेटें हैं, प्लेटें आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है। वो प्लेटें जो है वो क्या है, वो संवहन में ऊपर तैर रही हैं। ठीक है। अब उसमें प्लेटें महाद्वीपी भी तैर रही हैं, महासागरी भी तैर रही हैं। ओके, तो महाद्वीपी जो है वो महासागरी से ऐसा नहीं है कि महासागरी जो प्लेटें हैं
वो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो महासागरी के ऊपर तैर रही, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जानते हो कि महासागरी और महाद्वीपीय प्लेट में थोड़ा ये बेसिक अंतर है कि महासागरी प्लेट थोड़ा नीचे होती, महाद्वीपीय ऊपर होती है। लेकिन वो जो तैर रही हैं बस दोनों तैर रही हैं, बस ये है कि घनत्व के आधार पर वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जब तैरती हैं तो वो एक संबंध क्षेत्र होता है स्टेनोस्फीयर, उसमें तैरती हैं, जो लगभग आप जानते हो 100 से 700 किलोमीटर के नीचे का बीच का एक क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो उसमें स्पष्ट रूप से यही प्लेटें जो होती हैं वो तैरती रहती हैं, राइट। अब बात ये आती है कि पहले यहां समझ लो, जैसे आप जानते हो कि ये पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र आप जानते हो ये क्या है आपका, ये आप जानते हो ऊपर का जो लगभग में जो क्षेत्र पड़ता है ऊपर वाला, उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के ऊपर का एक क्षेत्र होता है, राइट। ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ऊपर वाले जो क्षेत्र में आप जानते हो कि ये एक प्रकार से देखी जाए तो एक ऊपर की परत होती है, राइट। ये ऊपर की क्या होती है, परत होती है। तो इसी पे आप जानते हो कि प्लेटें महाद्वीपीय और महास्थलीय प्लेटें एक्चुअली में इनको ही जानते हैं। तो ये इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हो कि इसके आप कहीं कहीं ये उचास में इस प्रकार से भी है, राइट। तो कहीं कहीं भी इस प्रकार से है। तो ये भी आप जानते हो असततता इसमें भी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये आपकी क्या है, भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी आप लगभग में देखते हो तो 0 से जब 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है तो ये भूपर्पटी होती है। तो ये भी एक निश्चित नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, पतली है मोटी, ऐसी भी देखने को मिलती है। तो इसके ये जो लिथोस्फीयर देख रहा है ना, तो इसके नीचे एक द्रव वाला पाया जाता है स्टेनोस्फीयर, राइट। तो स्टेनोस्फीयर जो होता है तो वो द्रव का होता है। ये लगभग में आप जानते हो कि ये 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर से नीचे भी एक प्लेट पाई जाती है 30 से 100 किलोमीटर की, राइट। तो 30 से 100 किलोमीटर के बीच में भी एक क्षेत्र पाया जाता है। तो वो पूरा मिला के आप जानते हो कि ये पूरा क्या होता है, ठोस होता है, राइट। ये पूरा क्या होता है, ठोस होता है। तो ये ठोस है, इसे पूरा क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो 0 से 30 किलोमीटर जो होती है वो भूपर्पटी होती है। क्या होती है, भूपर्पटी, राइट। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो एक स्यालनुमा होता है, स्यालनुमा होता है, जिसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम हिस्सा होता है, वो 0 से ऊपर पाया जाता है ऊपर वाली प्लेट में। जबकि 0 से 30 किलोमीटर आप देखोगे तो ये पूरा एक क्षेत्र जो है वो भूपर्पटी का होता है। जबकि 0 से 30 से 100 किलोमीटर, यानी कि 0 से 100 किलोमीटर देखोगे तो इस विशेष पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, क्योंकि ये ठोस होता है, राइट। तो अब क्या है कि इसके नीचे आप जानते हो ये एक जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये आप जानते हो द्रव में होता है। कैसा होता है, द्रव होता है, क्योंकि यहाँ पर आप तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशराइज होता है, क्योंकि प्लेटें जो होती हैं इसके ऊपर तैरती हैं तो इनका एक प्रेशर रहता है, राइट। क्योंकि प्लेटें जो हैं इस प्रकार से होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, तो इनका ऊपर इसके ऊपर क्या रहता है, प्रेशराइज रहता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं वो तैरती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी जैसा हो, बिल्कुल नहीं है, बस संवहन है, एक मतलब कि द्रव अवस्था में है, ज़्यादा ठोस भी नहीं है, ना गैस अवस्था में है, ना जल अवस्था में ठीक से है, लेकिन एक प्रकार से ऐसा द्रव है जहाँ पर प्लेटें जो हैं वो तैरती हैं, राइट। प्लाज्मा अवस्था में हम जैसे बोल सकते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो ये यहाँ पे प्लेटें जो होती हैं वो यहीं तैरती हैं। अब ये प्लेटें जब तैरती हैं तो ये मूव करती हैं, राइट, मूव भी करती हैं। तो मूव जब करती हैं तो हमने आपको कई सारी प्लेटें की गतिविधि बताई थी, जिसमें अपसारी गति है और अपसारी गति है, अपसारी और संरक्षी गति है। तो ये जब गतिविधियाँ होती हैं और प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं, क्योंकि इन प्लेटों का कोई निश्चित दिशा नहीं होती, किधर से भी किधर भी तैर सकती हैं, राइट। उनको जिधर लगता है उधर शायद वो तैरती हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपस में टकरा जाती हैं, राइट। जब आपस में ये टकराती हैं तो फिर भूकंप जैसी घटनाएं बन जाती हैं, ज्वालामुखी जैसी बन जाती हैं। तो ज्वालामुखी जो आते हैं तो उससे भी भूकंप की घटनाएं बन सकती हैं, ओके। क्योंकि ज्वालामुखी जो होते हैं वो प्लेटों के टकराने से या प्लेटों को दूर जाने से बनते हैं, राइट। अब वो जब बनते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है कि भूकंप जब आपस में टकराती हैं तो उसका जब फोकस होता है, फोकस मूल्य जिसे बोलते हैं, जब आपस में ये टकराते हैं तो निश्चित ही आप जानते हो कि इसे क्या बोलते हैं, फोकस मूल्य पे। तो फिर आप जानते हो कि ज्वालामुखी भी उत्पन्न होगा, साथ ही साथ भूकंप जैसी घटनाएं भी बनती हैं। लेकिन भूकंप जैसी घटनाएं कुछ ऐसी क्षेत्रों, ऐसी स्थिति में भी बन जाती हैं जब ज्वालामुखी भी उद्भेदन नहीं होता है, राइट। क्यों, ऐसी स्थिति में संरक्षी गति जब होती है तो संरक्षी गति में आप जानते हो कि आपस में प्लेटें केवल टकराती हैं, तो ऐसे में ज्वालामुखी नहीं आता है, राइट। ज्वालामुखी नहीं आता है तो वो साथ साथ जब प्लेटें चलती हैं, जैसे आप जानते हो कि संरक्षी गति होती है कि ये एक प्लेट आप ले लो, राइट,
एक ये प्लेट ले लो और एक आप ये प्लेट ले लो, इस प्रकार से। तो ये जब जो प्लेटें हैं ये साथ साथ चल रही हैं, या तो इस दिशा में चल रही हैं दोनों, या इस दिशा में चल रही हैं, ओके, या आप जानते हो इस दिशा में और एक दिशा में, तो ऐसे में भी टकरा जाती हैं। वैसे ऐसी स्थिति में भूकंप बहुत कम आता है, क्योंकि साथ साथ चलती हैं तो उनकी टकराने की स्थिति बहुत कम होती है, जबकि ये एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो ऐसी स्थिति में इनके बीच अब घर्षण उत्पन्न होगा, और निश्चित ही घर्षण होगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी की परत या सयाल पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये स्थितियां जब बनती हैं तो ये स्थिति तभी बनती है जब कोई प्लेटें आपस में टकराती हों अपने मतलब संरक्षी गति के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति भूकंप ही आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते हैं जब साथ साथ संरक्षी गति होती है। अपसारी गति होती है तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी आ सकते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, राइट। तो जब ज्वालामुखी आते हैं तो ऐसी अवस्था में भी भूकंप देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कंपन निश्चित होगा, राइट। पृथ्वी पर प्लेटें टकराएंगी, ज्वालामुखी उद्भेदन होगा तो कंपन होगा, तो कंपन ही एक भूकंप होता है। लेकिन संरक्षी गति में कभी ज्वालामुखी नहीं आते हैं, उसमें भूकंप ही आते हैं। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं जैसे कि ये प्लेटें हैं आपकी, ये स्थलीय जलीय दोनों प्रकार की प्लेटें हैं, तो ये तैर रही है ना, तो इसमें प्लेटें जो होती हैं आपस में जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो इनका एक निश्चित, आप एक चीज दिमाग में रख लेना कि ये तैर रही हैं तो इनकी तैरने की दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनका पॉइंट एक निश्चित होता है। जैसे समझो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऊपर का स्तर का टुकड़ा है तो उसके नीचे कहाँ पर प्लेटें टकराने की संभावना रहती है, तो ऐसी स्थिति आप जानते हो कहाँ पे टकराने की मतलब कि एक पॉइंट रहता है, या पॉइंट बोलते हैं मुख्य बिंदु। तो उस बिंदु पर ये जब टकराती हैं तो ये जो टकराने की स्थिति है ये एक्चुअली देखा जाए तो एक निश्चित दशा नीचे निर्धारित होती है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें होती हैं, लेकिन वो किधर मूव करती हैं तो ये डिपेंड नहीं करता, ये पता नहीं चलता इसका, राइट। तो एक चीज़ ये दिमाग में आप माइंड में सेट कर लो। ओके, चलो, अब बात ये आती है कि जैसे आप जानते हो कि ये जैसे पृथ्वी, राइट, तो पृथ्वी में आप जानते हो कि भूकंप दो तरीके से आ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी इसकी आप जानते हो कि परतें होती हैं, पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं, हमने आपको क्लियर कट कर दिया था, अब यहाँ सब कुछ क्लियर नहीं पढ़ाना है। आप जानते हो जैसे यहाँ प्लेटें मान लो तैर रही, ओके, यहाँ प्लेटें तैरती हैं। अब आप एक चीज़ दिमाग में माइंड में सेट कर लो, जैसे ही प्लेटें तैरती हैं तो ये आपस में टकराती हैं या संरक्षी गति जो भी हो, इनकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो अब मान लो एक तो स्थिति यहाँ भी बन सकती है, दूसरी स्थिति आप जानते हो यहाँ से भी बन सकती है, राइट। यहाँ से स्थिति बन सकती है जब आप जानते हो ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो उसमें अभ्यंतरिक जो प्लेट मतलब बनती हैं, जिसमें आप जानते हो जैसे ये क्रूड है तो ये मान लो इसका ठोस है, तो इसके ऊपर वाला जो है ये द्रवावस्था में, तो आप जानते हो कि ये भी मूव करता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ प्लेटें जरूर नहीं होती हैं, यहाँ प्लेटें नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आप जानते हो कि आपको क्षेत्र मिल जाएगा नीचे, तो प्लेटें नहीं होती हैं, तो वहाँ भी आप मूवमेंट होता है चुंबकत्व की वजह से। तो यहाँ पर भी आप देखते हो कि अभ्यंतरिक घटनाएं घट जाती हैं, तो ये ऊपर तक नहीं जा पाती हैं, तो ये घटती हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप आ जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव है वो पृथ्वी के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका आप जानते हो कि जब ये टकराती हैं नीचे वाली, तो यहाँ पर जो तरंगें होती हैं वो इतनी मूव नहीं कर पाती हैं, इतना अपने आप को विस्तारित नहीं कर पाती हैं कि पृथ्वी के ऊपर तक आ जाएं, लेकिन फिर भी उनका कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इधर वाली जो प्लेटें देखोगे तो यहाँ से जब ये टकराती हैं तो निश्चित ही इनका प्रभाव पृथ्वी की सयाल पे ऊपर परत पे देखने को मिलता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जैसे ये हमारी परत है, पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में आप जानते हो कि इसको हम ऐसे समझा देते हैं, जैसे आप जानते हो कि यहाँ से आप जानते हो कि ये प्लेटें हैं, राइट, ये प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें जैसे ही यहाँ पे टकरानी तो इसे क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। भूकंप मूल भी बोल सकते हैं या फोकस, भूकंप मूल या फोकस। यानी कि जब दो प्लेटें जब ऐसी स्थिति में टकराती हैं, जब ऐसी स्थिति में टकराती हैं जहाँ पर सर्वप्रथम आप देखोगे एक घटना घटित होती है, उसे बोलते हैं भूकंप मूल या फोकस। यानी कि जिस बिंदु पर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऐसी प्लेटें टकराने का जो क्षेत्र होता है तो उसे बोलते हैं भूकंप मूल या फोकस, राइट। क्योंकि एक बिंदु निश्चित होता है और उसी बिंदु पर ये प्लेटें टकराती हैं। अब जैसे ही दो प्लेटें इधर से मूव की, इधर से की, और एक बिंदु पर आकर क्या है वो टकरा गई। अब जैसे ही वो टकराई तो फिर उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं भूकंप मूल या फोकस। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या फोकस। इसके बाद आप जानते हो
कि यहाँ टकराने के बाद तो इसकी जो तरंगें होती हैं, अब तरंगें कई सारी हो सकती हैं, वो अलग अलग होती हैं, उनको हम बाद में समझेंगे, लेकिन जो तरंगें होती हैं वो तरंगें आप जानते हो सबसे पहले जिस विशेष क्षेत्र पर जाएंगी, राइट, तरंगें जो होती हैं आप जानते हो कि सबसे पहले जिस क्षेत्र पर जाएंगी और सबसे पहले जहाँ महसूस की जाएंगी, तो महसूस करने का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? मतलब कि जो प्लेटें हैं जब आपस टकराती हैं तो आपस में टकराने के बाद में जो उनसे निकली तरंगें हैं और जिस क्षेत्र विशेष पर महसूस की जाएं वो सबसे पहले, तो वो क्षेत्र कहलाता है अधिकेंद्र। तो इसे महसूस कौन करता है? वो तो आपको जाना होना चाहिए। जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ होता है वो पृथ्वी में, जैसे आप जानते हो, इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे, नीचे इस प्रकार से होता है, ठीक है, बजरी नुमा भरी जाती है इसमें। तो वो क्या है, इसकी जानकारी देता है कि कौन तरंग सबसे पहले आई। तो आपको पता होना चाहिए पी तरंग तो सबसे पहले आती ही है, ठीक है, तो महसूस उसी को पहले किया जाता है। लेकिन वो केवल क्या बताती है, वो ये जो तरंगें, देखो तरंगें के विषय में अभी समझेंगे, केवल इतना समझ लो, जो तरंगें होती हैं वो तीन आधार पे होती हैं, तीन आधार की होती हैं। पी तरंग है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग है, और आप जानते हो कि एक एल तरंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो तीन प्रकार की तरंगें होती हैं। तो इन तरंगों में आप जानते हो कि सबसे पहले तरंग जो पी वेग की होती है, प्राथमिक तरंग होती है, तो वो सबसे पहले सबसे तेज गति में चलती है, तो उसे पहले महसूस किया जाएगा इसके माध्यम से। अब महसूस तो कर लोगे, समझ रहे हो, महसूस आप कर लोगे, लेकिन आप जानते हो कि क्या होता है कि महसूस करने के बाद यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ होता है वो जानकारी देता है कि कौन सबसे पहले, मतलब कि तरंग आई। तो वो तरंग तो आपको पता होना चाहिए, सबसे तेज पीक वेग की चलती है, वही तरंग सबसे पहले महसूस होगी। अब वो सिस्मोग्राफ उसी को पहले महसूस करेगा, लेकिन उसके विषय में ज़्यादा जानकारी मतलब जो विद्वान होते हैं नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वो इतनी हानिकारक नहीं होती है। ओके, वो इतनी हानिकारक नहीं होती है, इसलिए उसके विषय में कोई गणना नहीं करते हैं, ठीक है, उसके विषय में गणना नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उससे ये है कि थोड़ा पृथ्वी की आंतरिक चीज़ें हैं उसकी पहचान कर सकते हैं तरंगों के माध्यम से, बस। लेकिन घटना क्या घटित होती है, कितना हानिकारक प्रभाव होता है उनका, कितना इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव पड़ता है, तो इसके विषय में जानकारी यहाँ से नहीं जुटाते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे महसूस हुई, तो यहाँ पे जो भूकंप है आप जानते हो कि जैसे ये टकराती हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत भयंकर घटना होती है, आसपास आप जानते हो कि जान मान की हानि होती है। तो ये तो अधिकेंद्र पे ही विशेष होती है, लेकिन आप जानते हो कि ये क्षेत्र यहीं नहीं है, ये क्षेत्र इधर भी देखने को मिल जाएगा, इधर भी देखने को मिल जाएगा, इधर भी, चारों तरफ कहीं भी मिल सकता है। ओके, क्योंकि प्लेट है सब जगह है, ऐसा है नहीं कि यहीं पर हो, कहीं भी देखने को मिल सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओके, अब कंडीशन ये आती है कि ये तो भूकंप है कि प्लेटों के टकराने से बना, लेकिन आप जानते हो कि इसमें मुख्य भागीदारी किसकी होती है, वो होती है किसकी, तरंगों की। तो तरंगों के विषय में अगर आप थोड़ा समझ लो तो आप जानते हो कि भूकंप उत्पन्न करने में जो तरंगें होती हैं, भूकंप उत्पन्न करने में तरंगों की भूमिका, क्योंकि आप जानते हो अगर ये तरंगें ना हो तो फिर भूकंप को आप महसूस नहीं कर सकते हो। तरंगों के माध्यम से कोई चीज़ होती है, जब टकराती है तो उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, राइट, वो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्थिति घटी है, कौन सी घटना घटी है, उसके विषय में तभी तो जान सकते हैं। तो भूकंप को हम तभी पहचान सकते हैं जब ये तरंगें पृथ्वी के ऊपर जाती हैं और वहाँ पे सिस्मोग्राफ द्वारा उसे महसूस की जाए, राइट, अधिकेंद्र से बोलते हैं, तो वहाँ महसूस की जाए, तब वहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भूकंप आया है। लेकिन आप जानते हो कि इसे केवल 2, 3, 4 या 5 सेकंड ज़्यादा ऐसे पहले पता कर पाते, तो इतनी जल्दी क्षण भर में जानकारी किसी को नहीं दे पाओगे। तो ऐसी स्थिति में इनका भी एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा प्रभाव होता है, इसी वजह से कि इनका आप उस सटीक ढंग से जानकारी नहीं कर पाते हो कि भूकंप कितने समय आने वाला है, कब आने वाला है, कितनी देर पहले आएगा, इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा सकते हो। क्योंकि जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उनका कोई निश्चित दशा नहीं होती है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इस वजह से आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना कि पृथ्वी की जो भूकंपीय घटनाएँ होती हैं इनका पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन प्लेट कब टकराने वाली है, कब क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है
कि कोई जब टकराती है तो उसके बाद जानकारी पता हो सकती है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होती है, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है, राइट, फिर घटना होती ही है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी देखो अभी तक इस पर प्रयास किया जा रहा है, रेडॉन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, बहुत तरक्की जो है टेक्नोलॉजियाँ को माध्यम से प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी है सटीक जानकारी इसमें फिर भी नहीं करा पाते हैं, लेकिन कुछ जानकारी कर लेते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ समझो, इसमें उत्पन्न कौन करती हैं, वो होती है तरंगें। तो तरंगें में आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो जो तरंग होती है वो पी वेग की होती है। अब पी वेग की तरंग आप समझो पहले। तो पी वेग की अगर आप तरंग देखोगे, पी वेग की अगर आप तरंग देखोगे तो इसे बोलते हैं प्राथमिक तरंग, पी तरंग या इसे प्राथमिक तरंग। इसका नाम एक और है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य किसे बोलते हैं आपको हम अभी बता देंगे। ये तरंग इस प्रकार की होती है कि ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है। ओके, तो ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, चाहे पृथ्वी ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैसीय अवस्था हो, चाहे पृथ्वी के अंदर चाहे गैसीय अवस्था हो, चाहे द्रवावस्था भी क्षेत्र हो या ठोस अवस्था का क्षेत्र हो, ये तीनों में गमन कर सकती है, तीनों में गमन कर सकती है। लेकिन हाँ, इतना भले ही है कि किसी में थोड़ा कम, किसी में तेज ये हो सकता है, क्योंकि तरंगें एक ही दिशा में एक समान स्थिति से नहीं चल पाती हैं, क्योंकि तरंगें जो होती हैं वो एक आप जानते हो क्या है, एक प्रकार की आप जानते हो ऐसी अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य प्रकृति बोलते हैं उनको। तो वो जो तरंगें होती हैं वो ठोस द्रव गैस में चलती हैं, लेकिन ठोस द्रव गैस में इनको चलने की जो प्रक्रिया है वो एक समान आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो भले ही सीधी सीधी चलेंगी, लेकिन फिर भी इनकी बीच में अवरोध जरूर आएगा। भले ही वो गति करे, भले ही वो एक समान गति करे, लेकिन अवरोध आएगा। उसकी वजह से इन पर अवरोधक जैसी स्थिति या विरोधाभासी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये एक एक्चुअल पॉइंट पे ये तीनों में गमन नहीं कर पाती है, लेकिन तीनों में ये चलती है। ओके, चलिए, तो इसमें आप जानते हो कि ये सर्वाधिक तेज होती है, ये सबसे ज़्यादा तेज चलती है। लगभग में आप देखोगे सर्वाधिक तेज का मतलब है सबसे तेज गति में चलती है, और ये 11 किलोमीटर पर सेकंड या 11 से ऊपर ही होती है। ठीक है, 11 से 14 के बीच में होती है। 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ये चलती हैं। ठीक है, और ये चलती हैं। तो आप जानते हो इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनसे कोई बेसिक प्रभाव नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इनसे देखने को नहीं मिलता है। ओके, ज़्यादा प्रभाव इनसे देखने को नहीं मिलता है। अनुदैर्ध्य प्रकृति का मतलब आपने समझ लिया है। अनुदैर्ध्य प्रकृति का मतलब होता है ठोस द्रव गैस में चलना, तो इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति। और आप जानते हो ये साथ ही साथ इस तरंग का है वायुमंडल पे भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि गैस में हमने आपको बताया गैस में भी चलती हैं, तो ऊपर जब आती हैं तो ये गैस में भी आप जानते हो वायुमंडल है, उसमें भी आप जानते हो इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रभाव जो है वो मनुष्यों पे नहीं देखने को मिलता है, कोई जानमान माल जाल जो है उस पर कोई हानि नहीं देखने को मिलती है। बस यही चीज़ें आप दिमाग में सेट कर लो कि ये तीनों में चलती हैं, लेकिन वायुमंडल में भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो कि ये सर्वाधिक तेज चलती हैं, 11 किलोमीटर पर सेकंड की तेज में चलती हैं, और इन्हें जो होता है सिस्मोग्राफ महसूस कर लेता है, लेकिन इनकी कोई गणना नहीं की जाती है ज़्यादातर, क्योंकि इनसे केवल पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का पता लगाया जा सकता है। जैसे पी तरंग है, तो इससे नॉर्मल जानकारी नहीं कर सकते हो, इससे जानकारी ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों में चलती है, ये तीनों में चलती है। तो इनसे बेसिकली आप कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी देखने को नहीं मिलती है पृथ्वी के आंतरिक में, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले महसूस की जाती है। तो इससे कुछ ना कुछ ये तो पता चलता है कि हाँ, भूकंप जैसी स्थितियां बनने की संभावना है। ओके, तो वो फिर क्षण भर के लिए होती है, क्योंकि थोड़ा गति किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है तरंग की, तो इतने में नहीं आप पता कर सकते हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में यही जो पी तरंग है, इसको पहले आदि केंद्र के रूप में इसे माना जाता है। इसे सिस्मोग्राफ है, इसको क्या महसूस करता है, तो जानकारी तो पता चल जाएगी हाँ कि कहीं विस्फोट हुआ है या कहीं पे प्लेटें टकरानी है, तब आई है ये मतलब तरंग उत्पन्न हुई है, तो ऐसी पता कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरंगें जैसे होती हैं, पी तरंग है, एल तरंग है, तो इनका भले ही थोड़ा जो लेंथ है, मतलब एक हाई स्पीड है,
वो थोड़ी कम भले ही हो, लेकिन आप फिर भी सोचोगे, विचार करोगे, इतनी तेज में वो भी आ जाती हैं। ओके, तो आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना, तो इनको क्या है, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं ये सर्वाधिक गति की होती हैं और ये सबसे पहले आप जानते हो केंद्र पर पहुंचती हैं। इसके बाद आप जानते हो जो दूसरी तरंग आती है, दूसरी तरंग होती है द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग, इसे एस बेग भी बोलते हैं, ठीक है, इसे एस बेग भी बोलते हैं। और ये जो गति होती है इसकी, ये गति जो होती है ये एक्चुअली में तीनों जो हैं ये तीनों यहीं से उत्पन्न होती हैं। ओके, यहाँ से पंप मूल से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये फिर तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। द्वितीयक तरंग है एस बेग की है। तो ये जो होती है इसकी जो गति आप देखोगे, गति जो होती है वो लगभग में उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी मानी जाती है, 7 से 8 किलोमीटर, राइट। ये इसकी थोड़ी देर बाद पहुंचती है, 1 सेकंड फिर इसको भी नहीं लगता है, पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी इसकी तुलना में ये स्पीड इसकी जो होती है वो कम होती है, 7 से 8 सेकंड। चलो, तो ये भी ज़्यादातर आप देखोगे प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इससे एक चीज़ की जानकारी मिलती है, इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी पता चल जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है का पता किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें क्या है, ठोस कहाँ है, द्रव कहाँ पर है, कहाँ प्लेटें हैं। कभी आज तक इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इतना नीचे तक खोद दे, 6400 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक नीचे गहराई तक पता कर ले, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ज़्यादातर है तो ज़्यादातर 10-12 किलोमीटर तक इसमें खोदा गया है, अमेरिका में खोदा गया है, अफ्रीका में भी खोदा गया है, तो वो इतना तक ज़्यादा 8-10 किलोमीटर तक ज़्यादातर खोद सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब इतने आंतरिक संरचना की जानकारी को पता कैसे किया जाए, तो उसकी पता करने की जो तरंग होती है वो द्वितीय तरंग होती है। और ये द्वितीय तरंग जो होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की बनावट की है, कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, इसकी मूलभूत बिंदुओं को स्पष्ट करती है कि हाँ पृथ्वी कहाँ द्रव है, कहाँ ठोस है, कहाँ गैस है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो गैस में तो वैसे भी नहीं मिलेगी एक्चुअली में, ये ठोस द्रव जानकारी देती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कहाँ ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ पे आपकी एक प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये हमने आपको सब क्लियर कट किया था। जैसे कि आप जानते हो ये वाला भाग है ठोस है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर का भाग है ये द्रव भाग है, क्योंकि ये आप जानते हो कि ये आंतरिक क्रोड है, ये बाह्य क्रोड है, क्योंकि क्रोड के भी 2 भाग होते हैं। इनके बीच में जो लहमन थे उन्होंने इसके विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि ये लहमन जो थे इन्होंने इसका चुंबकीय आधार के तत्व पे दी थी, क्योंकि इसमें जो द्रव है प्लेटें हैं ये एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे चुंबकत्व चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको हमने डिटेल से आपको समझाया था, ठीक है। इसके ऊपर आप जानते हो कि ये भी एक प्रकार का ठोस प्रकार का भाग मिलेगा यहाँ पर भी, फिर ये आपको पूरा एक द्रव अवस्था में मिल जाएगा। यहाँ पे एक देखोगे आप ऊपर का ये ठोस है, फिर ये द्रव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें ये समझ सकते हो। अब बात ये आती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप जानते हो कहीं ठोस है, कहीं द्रव है, फिर कहीं ठोस है, फिर कहीं द्रव है, फिर ठोस है। तो ये कैसे पता किया जाएगा? तो इसको पता करने के लिए जो तरंग होती है वो होती है द्वितीय तरंग, इसे हम बोलते हैं एस वेव, राइट, सेकंड वेव होती है ये। तो ये पता कैसे करती है, तो इसके विषय में थोड़ा समझ लो कि जैसे आप जानते हो कि ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आप जानते हो कि ये आप जानते हो क्या है, ये इसके अंदर आप जानते हो कि ऊपर का भाग कुछ ठोस भी होता है, फिर नीचे आपको द्रव भी मिल जाएगा, फिर ठोस मिलेगा, फिर द्रव भी मिल जाएगा, ओके। तो आप जानते हो कि ये जो तरंगें हैं, मान लो ये आपका भाग जो है, ये भाग जो है आपका द्रव अवस्था में है, ठीक, ये द्रव अवस्था में। तो ये जो तरंगें जैसे यहाँ से उत्पन्न हुई, कोई प्लेट है यहाँ से चली ऊपर, यहाँ पे गई, अब यहाँ से ये प्लेटें जो होती हैं इस प्रकार से फैलेंगी, ओके, इस प्रकार से ये भाग जो है इस प्रकार से फैलेगा। तो ये भाग जो आप देखोगे इस प्रकार का, ये जो विशेष क्षेत्र होता है इसके पीछे एक छत्र छाया भी क्षेत्र होता है। तो ये तरंगें जो होती हैं 105 डिग्री इधर, 105 डिग्री इधर, राइट। इसके बाद इस प्रकार से ये तरंगें जो होती हैं ये होती हैं पी बेग की तरंगें, क्योंकि पी बेग हमने आपको बताया था ये तीनों में चलती हैं। तो इस प्रकार से हम इनको बना लेते हैं। तो ये तरंगें आपकी कौन है, पी बेग की हैं, जबकि ये तरंगें जो हैं एस बेग की हैं, राइट, क्योंकि ये उत्पन्न यहीं से हुई तीनों और यहाँ से टकराती हैं, फिर ये फैलती हैं नीचे साइड के लिए इस प्रकार से। तो फिर ये जो फैली हैं
ये जो फैली हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये यहाँ पे अब द्रव आ गया, तो ये केवल जो होती हैं एस वेग की, ये केवल ठोस अवस्था में चलती हैं, ये द्रव गैस में नहीं चलती हैं। ओके, द्रव और गैस में ये तरंग जो होती है एस वेव की, ये आप समझो कि ये ठोस में नहीं चलती, सॉरी, ये द्रव में नहीं चलती हैं, केवल ठोस में ही चलती हैं, केवल ठोस में ही चलती हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कहीं कहीं द्रव अवस्था में भी है, प्लाज्मा अवस्था में भी है। ये जानकारी किससे पता चलती है? वो चलती है आपकी एस वेव से, राइट। तो ये यहां से है, तो यहां पर आप देखो 105 और 140 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो एक छत्र छाया क्षेत्र माना जाता है, एक छत्र प्रकार का छाया क्षेत्र होता है, क्योंकि यहां पर आप जानते हो एस वेव नहीं आती है। ओके, एस वेव नहीं आती है, जबकि आप जानते हो जो पी वेग होती है वो आप जानते हो यहाँ पर इस प्रकार से चलती है, पी वेग जो है वो इस प्रकार से इन तीनों में चलती है। लेकिन आप जानते हो कि इनकी भी दिशा जो है वो एक प्रकार की सीधी नहीं है। ओके, इस प्रकार से सीधी नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ है, मान लो विरल अवस्था में विरल से सघन की तरफ जाती है, विरल से अगर कोई चीज़ सघन में जाती है तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ इधर का जो है, इधर मान लो जल भरा है, राइट, या द्रव है, और इधर वायु है, इधर से कोई तरंग आ रही है, तो ये जैसे ही यहाँ टकराती है तो टकराने के बाद ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी, क्योंकि ये मूल अपने बिंदु से सीधी रेखा में नहीं गमन करेगी, इसलिए सघन अवस्था में आ गई तो ये टकरा जाएगी। तो ये कैसा क्षेत्र है? विरल है। तो विरल से कोई भी तरंग जब सघन में आती है तो वो अपने अक्ष से भटक जाती है या अपनी रेखा से वो भटक जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? उसे अपवर्तन। जबकि पूर्व जो परावर्तन होता है वो जिस प्लेट पे या जिस किसी अपारदर्शी किसी वस्तु पे टकराती है तो वो उसी अक्ष से वापस लौट जाती है, राइट। तो वो तो हमने आपको क्रांतिक कोण है और वो सब आपतन कोण है वो आपको हमने कंप्लीट बताए हैं, और फिजिक्स में भी इसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ यहीं पे ये समझो कि जब ये किस प्रकार से आ रही है, ये आ रही विरल से, ये आ रही सघन में, तो यहाँ एक चीज़ यही डिपेंड करती है कि जब इधर से आ रही है तो ये कहीं कहीं आप जानते हो कि कहीं पर विरल है, कहीं पे सघन है, ठीक है, कहीं पर ठोस है, कहीं द्रव है, तो द्रव कहीं ठोस है, तो ये विरल और सघन का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। तो प्लेटें जो तरंगें होती हैं वो एक प्रकार से सीधी रेखा में नहीं आ पाती, वो भी आप जानते हो इस प्रकार से ऐसे आती हैं, घूम घूम के ऐसे टर्न होती हुई आती हैं, राइट। इस प्रकार से टर्न होती हुई चलती हैं पृथ्वी में, ये देखो टर्न होती हुई ऐसे, इस प्रकार से। तो इससे ये पता चलता है कि कहाँ प्लेटें भारी भारी हैं, कहीं पे प्लेटें बड़ी बड़ी प्लेटें चट्टानें हैं, कहाँ पे द्रव है, ये सब जानकारी जो देती हैं एस वेग देती हैं। ओके, लेकिन पी वेग भी होती है, वो भी जानकारी देती है कि क्योंकि वो भी जब तीनों में चलती है ना तो फिर वो उसकी जो गति है वो एक सीधी रेखा में नहीं मिलती है, वो भी थोड़ा जिगजैग तरीके की मिलेगी, तो इससे पता चल जाता है। चलिए, तो ये तो पी वेग और एस वेग थी। तो आप जानते हो पी वेग और एस वेग है, इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, कोई से आर्थिक क्षति नहीं होती है। बस ये है इनसे जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के विषय में जानकारी मिल जाती है, बस ये आप उम्मीद कर लो, राइट। चलो, लेकिन ये जो मुड़ती है ना, ये भी आप जानते हो ताप दाब से भी आप पता चलना चाहिए कि कहीं पे ताप ज़्यादा, दाब ज़्यादा है, कहीं घनत्व है, तो ये कम ज़्यादा जो होती हैं, कहीं तिरछी हैं, कहीं सीधी हैं, तो ये डिपेंड करती हैं आपके घनत्व पर, राइट, घनत्व पर डिपेंड करती है। चलो, अब बात ये आती है कि ये तो एस वेग है और पी वेग है, इनके विषय में स्पष्ट समझ में आ गया है। इसके बाद एक आती है एल वेग। जो एल वेग होती है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। एल वेग आप जानते हो, जो होती हैं वो क्या चलती हैं, वो केवल धरातल पे चलती हैं, राइट। उनका कोई भी नीचे किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन आप जानते हो कि जैसे वो यहाँ से टकराती हैं, जैसे वो यहाँ से मान लो भूकंप मूल से टकरानी इस प्रकार से गई, तो फिर ये धरातल पे चलती हैं, इस प्रकार से ओनली धरातल पे चलती हैं। जहाँ तक इनकी स्पीड होती है वहाँ तक ये चलती हैं, जरूरी नहीं कि पूरी पृथ्वी में ही जा पाएँ,
लेकिन पूरी पृथ्वी में जा सकती हैं। वो डिपेंड करती हैं प्लेटों पर कि प्लेटों की जो का आकार है वो छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उस पर डिपेंड करती हैं। जितना बड़ा होगा उसमें ही ज़्यादा ये तरंगें उत्पन्न होंगी, तो फिर उतना ही उनका प्रभाव है आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आप जानते हो कि जैसे ये प्लेटें यहाँ से टकरानी तो एल वेग भी जाएगी, तो ये केवल धरातल पे चलती है, सियाल के ऊपर चलती है। तो इससे आप जानते हो सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलेगा। भूकंप की स्थिति जो है वो केवल आपको एल वेग से ही समझ में आएगी। एल वेग की जो तरंग होती है, जो धरातलीय तरंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो एल वेव्स की जो तरंग होती है धरातलीय तरंग बोलते हैं, एल वेव्स, राइट। धरातलीय तरंग भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये केवल धरातल पे ही चलती है। ओके, किस पे चलती है? धरातल पे। देखो इस प्रकार से धरातल पे, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में या पृथ्वी के किसी भी आंतरिक हिस्से में इनका प्रभाव नहीं जाता है, केवल धरातल के ऊपर ऊपर चलती हैं। तो इससे है जितना भी आप जानते हो कि हानि होती है, क्षति होती है, वो इसी वजह से होती है। इसी से आप जानते हो कि कहीं पर पर्वत ऊपर हो जाते हैं, राइट, इस प्रकार से ऊपर उठ गए, कहीं पर मैदान खाले में हो गए, कहीं पे घर ऊपर उठ गया इस प्रकार से ऑटोमेटिक, राइट। तो आप जानते हो इस प्रकार से कुछ संरचनाएं बन जाती हैं पृथ्वी पर। तो अनावश्यक कुछ ऐसी आकृतियां बन जाती हैं, एक संरचनात्मक क्रिया बन जाती हैं। तो वो मुख्य रूप से किससे बनती हैं? वो बनती हैं एल वेग से। एल वेव जो होती है उसकी वजह से ही बनती हैं, क्योंकि वो धरातल पे चलती है। तो धरातल पर अनावश्यक जैसी आकृतियां बना देती हैं। तो आप जानते हो कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत आप जानते हो हिमालय है। तो हिमालय जो फोल्डिंग नुमा बलित पर्वत है, जो महाद्वीपीय प्लेटों से ही बना है। तो उसमें आप जानते हो कि जब भूकंप आते हैं तो बहुत सारी वहाँ पे आप जानते हो नई नई आकृतियाँ बनती हैं, नई नई आकृतियाँ बन जाती हैं, डिजाइनें बन जाती हैं। तो वो हम जब स्थल आकृतियाँ पढ़ाएंगे आपके में, तब उसको हम समझा देंगे कि कौन आकृतियाँ कैसी बनती हैं, कौन कैसी हैं। ओके, तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, आकृतियों के नाम अलग अलग रखे जाते हैं। तो आप पहले इसमें थोड़ा यही समझ लो कि इससे आप जानते हो कि पृथ्वी की जो बनावट है, संरचनात्मक बनावट है, उसमें डिसबैलेंस होता है, राइट। और सही नई नई धारणाएं, नई नई आकृतियाँ बन जाती हैं, डिजाइनें बन जाती हैं, संरचनात्मक डिजाइनें बन जाती हैं, ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं। तो ये किससे होती हैं? एल वेव से होती हैं, क्योंकि ये धरातल में ही चलते हैं और इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 5 2.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड आपको इसकी स्पीड मिलेगी, ठीक है। इसकी स्पीड कितने मिलेगी? 2.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड मिलेगी, और इसी स्पीड से ये ऊपर चलती हैं। और ज़्यादा स्पीड नहीं होती, ज़्यादा स्पीड में हो तो बहुत तेज़ चलेंगी, फिर तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होगी, आवास जो घर मकान हैं सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, सुनामी जैसी जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो एल वेग से ही होती हैं। ओके, क्योंकि आप जानते हो कि जब ये उत्पन्न होती हैं तो यहाँ पे जानते हो जैसे समुद्र की प्लेट है, राइट, तो यहाँ पे जब इस पर प्रभाव पड़ेगा तो ऊपर जल है, जल जाएगा, तो इससे सुनामी जैसी स्थितियाँ भी इसी से बनती हैं। सुनामी जो है इसी एल वेव से ही उत्पन्न होती हैं। सुनामी है या कोई भी घटनाएं हो, एल वेव से ही उत्पन्न होती हैं। इनसे कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इनसे कोई ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती नहीं। पहली बात इनसे होती नहीं है, सबसे ज़्यादा घटनाएं जो होती हैं जो एल वेव जो होती हैं इन्हीं से ही होती हैं, क्योंकि धरातल पे चलती हैं। इसकी वजह से ऊपर जितना भी आर्थिक संसाधन होते हैं, राइट, तो आर्थिक संसाधन जो हैं उस सभी नष्ट होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वो भी नष्ट होते हैं, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो कि इनकी वजह से कुछ नष्ट भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संरचनात्मक तरीके से बन भी जाती हैं। एक तरफ अगर ये नष्टीकरण भी कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये संसाधनों को मौजूद भी करती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सब नष्ट ही नष्ट कर दें। तो हाँ, ज़्यादातर आप देखोगे तो इससे नष्टीकरण ज़्यादा ही होता है, नष्टीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें माइंड में आप सेट कर लो। चलो, अब बात ये आती है कि ये तो तरंगों के विषय में आपको पता चल गया, भूकंप कैसे आता है, कहाँ आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलेगा तो वो महाद्वीपीय प्लेटों में मिलते हैं। ओके, भूकंप जो होते हैं महाद्वीपीय प्लेटों में मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो प्रशांत परिप्लेटी है, परिप्रशांत प्लेट जो है, उस क्षेत्र में जो रिंग फायर जो होती है वहाँ पर ज़्यादातर भूकंप नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संरक्षी गति नहीं मिलेगी देखने को। संरक्षी गति जो होती है महाद्वीपीय प्लेटों से, मतलब एक प्रकार से चलती है, महाद्वीपीय महासागरीय से भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में सेट कर लेना कि महाद्वीपीय प्लेटें जो होती हैं वो एक समान ऊंचाई की होती हैं,
ठीक, समान दिशाई की होती हैं, तो जब वो आपस में घर्षण करती हैं, टकराती हैं, रगड़ के चलती हैं, तो उनसे आप जानते हो उत्पन्न होता है भूकंप। देखो जैसे एक महाद्वीपी ये ले लो और एक महाद्वीपी ये ले लो, ठीक है, इस प्रकार से इधर ले लो, हाँ इस प्रकार से। अब ये महाद्वीपी है, तो इस प्रकार से इनके बीच घर्षण होगा, और जितने भी ये इनके बीच में ये घर्षण होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब रगड़न बोलते हैं इसे, रगड़, राइट। तो घर्षण होता है, तो इसमें क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होगी, राइट। ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा ही एक प्रकार की तरंग होती है, तो इसमें भूकंप उत्पन्न होता है। तो महाद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं, जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, उस क्षेत्र विशेष में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। महासागर में इतने ज़्यादा भूकंप नहीं आते हैं। रीजन क्या है कि जो नीचे की, जैसे महासागरी आप प्लेट ले लो, राइट। तो महासागरी जब प्लेट आप देखोगे तो वो जब रगड़न करती है, घर्षण, तो उससे ज़्यादा आप जानते हो कि क्या आती है, सुनामी आती है, राइट, सुनामी आती है। लेकिन उससे सुनामी आती है ज़्यादातर महाद्वीपीय जो क्षेत्र के ऊपर परत है उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, कि वह सुनामी जितना ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है वो डाल देगी, लेकिन वैसा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है जितना इन महाद्वीपीय प्लेटों से देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप समझ लो कि महाद्वीपीय प्लेटें थोड़ी हल्की नुमा होती हैं, वे बहुत जल्दी रगड़न करती रहती हैं, तो इनसे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो घटनाएं होती हैं वो मध्य महाद्वीपीय जो होते हैं उनकी प्लेटें जो होती हैं उनमें ही देखने को मिलेंगे। परिप्रशांत प्लेट ही है, उसमें ज़्यादातर आपको भूकंप नहीं देखने को मिलते हैं, उसमें ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं, तो उनका भूकंप जो है वो नीचे ज़्यादातर रहता है, राइट, नीचे रहता है, तो वो सुनामी को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, सुनामी को। जबकि महाद्वीपीय जो प्लेटें जब टकराती हैं तो इसका प्रभाव हुआ है आपको पृथ्वी की इस प्लेट के ऊपर जो आकृति होती है, स्याल होता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, आवास पर प्रभाव डालेंगी, घरों पे, मकान, बिल्डिंगें हैं, इनको सब क्षतिग्रस्त कर देती हैं। तो ये महाद्वीपीय प्लेटों से ही होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पन्न जो होता है भूकंप वो महाद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ओके, तो इनका अपना एक अलग अलग इनका मूल होता है, नीचे फोकस मूल होता है, तो वहाँ पर ये टकराती हैं। तो आप जानते हो नेपाल के नीचे आपने देखा हो भूकंप टकराते हैं, नेपाल के नीचे फोकस मूल है, जैसे नीचे प्लेट आपको देखने को मिल जाती है नेपाल में, तो वहाँ पे आप जानते हो टकराती हैं तो फिर भूकंप आते हैं, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा आप देख लो कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। महाद्वीपीय, देखो जो भूकंप आते हैं वो महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, राइट, जबकि ज्वालामुखी हैं वो महासागरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा, महासागरी ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि महासागरी प्लेट है, महासागरी महाद्वीपीय प्लेट है, जबकि महासागरी महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनके बीच में ज़्यादातर घर्षण नहीं होता है। रीजन क्यों, क्योंकि वो एक नीचे साइड होती है, एक थोड़ी ऊपर साइड होती है, तो इनके घर्षण से ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता है। जबकि एक समान दिशा की प्लेट चलने वाली ये आपस में इनका जो घनत्व एक समान होता है, तो ये घर्षण करती हैं, पूर्ण रूप से रगड़ जाती हैं, इनसे ज़्यादातर भूकंप आ जाता है। ओके, और जबकि महासागरी महाद्वीपीय है तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो घर्षण जब करती हैं या वो किसी प्रकार की दूर दूर जाती हैं तो उससे जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो वो आप जानते हो इतना प्रभावशाली भूकंप नहीं माना जाता है वो। लेकिन ये जब प्लेटें घर्षण करती हैं तो बहुत तेज भूकंप आता है महाद्वीप में। चलो, तो अभी देखा हो बीच में दिल्ली में आया था, काफ़ी लंबे समय तक रहा, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर देखा जाए तो अभी 7-8 शायद 7-8 इसका एक पैमाना होता है, जो पैमाना अभी हम बताएंगे, जैसे कि मरकरी पैमाना है या आपका वर्नियर पैमाना। इस पैमानों के आधार पे आप जानते हो कि इनका जानकारी दी जाती है, ठीक है। चलो, अब बात ये आती है कि भूकंप का कैसे भी पता लगाया जा सकता है कि नहीं। तो आप जानते हो भूकंप का पता, आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में भी रेडॉन टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप उधर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट है उधर, तो महाद्वीपीय टकराती हैं तो वहाँ उधर सबसे ज़्यादा भूकंप मिल जाएंगे। जबकि आप जानते हो दक्षिण भारत साइड में आप देखोगे तो इतने भूकंप नहीं मिलते हैं देखने को, राइट, क्योंकि उधर पे महाद्वीपीय एक महासागरीय प्लेट है, क्योंकि नीचे साइड आप जानते हो कि फिर नीचे जो आप जानते हो प्लेट कौन सी है उधर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो वो काफ़ी लंबी दूरी पे है, तो वहाँ पे आप जानते हो सुनामी जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, चक्रवात जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन इनका कई चक्रवात से संबंध नहीं होता है, बस दिमाग में क्लियर कट कर लेना, इनका कोई संबंध चक्रवात से नहीं मिलता है। लेकिन बस यही है कि इनका संबंध सुनामी से मिल सकता है, सुनामी से मिल जाएगा, चक्रवात से नहीं मिलता है। और एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना कि हाँ, इनका जब पता है, अगर इनका पता की बात की जाए तो इनका पता कैसे लगाया जा सकता है, तो इनके पता आप जानते हो कि 4 या 5 सेकंड पहले ही लगाया जा सकता है। और वो पता जो किया जाता है वो
पी वेग की तरंग है, जो सिस्मोग्राफ लगा होता है ये, ठीक, भूकंप मापी पैमाना है उसका नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, पता करते हैं कि भूकंप कितना, मतलब भूकंप ये क्या करता है, ये महसूस करता है पी तरंग को, तो इससे पता किया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। तो फिर थोड़ी देर में वो भी तरंगें आ जाती हैं, तो इससे कोई ज़्यादा नहीं, 4 या 5 सेकंड पहले, तो इससे कोई ज़्यादातर पता नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज्वालामुखी चीज़ें जैसी हैं इसमें पता किया जा सकता है, सुनामी आ रही है उसका पता किया जा सकता है, ज्वालामुखी का भी नहीं पता कर सकते हो, लेकिन सुनामी आ रही है उसका पता किया जा सकता है। तो आप जानते हो कि जो WMO है वो पहले ही इस चीज़ की सूचना दे देता है, ठीक है। जो WMO है भारत का अपना एक अलग से ही मौसम विज्ञान संगठन है, उनके विषय भी जानकारी दे देता है। मौसम विज्ञान संगठन है, मौसम विज्ञान से संबंधित बहुत सारी अथॉरिटियाँ चल रही हैं, तो वो भी इनके विषय में जानकारी देता रहता है, राइट। चलो, लेकिन सुनामी का तो पता पहले से कर देते हैं, तो वहाँ से मछुआरे हैं अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने अपने, वहाँ से लोग खाली कर देते हैं स्थान, ठीक है। लेकिन भूकंप है ये तो बहुत जटिल घटना होती है, इसके विषय में 4 या 5 सेकंड पहले पता किया जा सकता है, इससे ज़्यादा पता नहीं कर सकते हो। इससे और एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना, तो इसके विषय में पता कौन जानकार करते हैं, तो वो आप जानते हो जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, हाथी है, ये लोग, ये जो जानवर होते हैं, लोग नहीं सॉरी, जानवर जो होते हैं ये पहले पता कर लेते हैं भूकंप को, क्योंकि इनकी जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। इनकी आप डेसिबल क्षमता देखोगे बहुत ज़्यादा होती है, मनुष्य में नहीं उतनी होती है, इनमें बहुत तेज होती है क्षमता, तो ये चीज़ को सूंघ करके भी पता कर लेते हैं, राइट। इनकी लगभग में 90 से प्लस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डेसिबल में आप जानते हो, तो ये पता ध्वनि को, ये जो होते हैं ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, ठीक, ऊर्जा से उत्पन्न वाली ध्वनि होती है, तो वो इसके क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा हुए, चूहा जैसे बिल से निकल के बाहर आ जाते हैं, कुत्ते हैं वो भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, ओके। या आप जानते हो हाथी है, वो भी आप जानते हो डांस करने लगता है, ठीक है। ऐसे में बिल्ली है उछलने लगती है, ठीक है। जो नेवला होता है वो भी बाहर निकल के आप देखो ऊपर खड़े होकर के डांस करता है। तो ये जो जानवर है ना, ये जो कुछ है स्तनपाई हैं, राइट, तो ऐसे जो जानवर होते हैं ये पता कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। मनुष्य से पता नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि मनुष्य में इतनी डेसिबल क्षमता नहीं होती है तो वो पता कर पाए ना, वो इस ऊर्जा को महसूस कर पाता है भूकंप की। तो आप जानते हो कि जो भूकंप एक प्रकार से जानवर हैं जिनका पता कर लेते हैं, तो जानवर पता करने से जानवर बता तो नहीं पाएंगे, कभी मनुष्य को बता नहीं पाएंगे कि यहाँ भूकंप आने वाला है, क्योंकि आप जानते हो जब विस्फोट होता है नीचे तो वो ऊर्जा निकलती है, राइट, ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। तो ऊर्जा को जैसे ही महसूस करते हैं जानवर जो होते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो फिर वो उसका अपनी मतलब कि अनावश्यक घटनाएं, अनावश्यक आवृत्तियाँ करने लगते हैं, अनावश्यक मतलब कि अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं उन्हें अपनाने लगते हैं, ठीक, अनावश्यक कृत्य होते हैं अपनाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनको तो पता हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भूकंप है क्या है, कुछ नहीं, बस वो महसूस करते हैं उस चीज़ को, वो इतना महसूस कर लेते हैं कि हाँ कोई घटना घटित होने वाली है, लेकिन मनुष्य उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, राइट। तो इसके लिए आप एक चीज़ माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसके विषय में अब जानकारी कैसे की जाए, तो जानकारी करने के लिए आप जानते हो कि पैमाने होते हैं। मरकरी पैमाना आपने देखा हो, वैसे मरकरी पैमाना जो है वो अमेरिका में यूज किया जाता है, लगभग में वो 0 से 12 तक होता है, इसके खाने होते हैं। तो एक खाने में लगभग में आप जानते हो कि 0 से 9-10 लाख तक का एक बीच का खाना होता है, एक खाने का बीच, मतलब कि जैसे कि एक 0 से 9 तक का भी होता है। चलो, तो 2 पैमाने होते हैं इसके विषय में, ठीक है। चलो 1 मिनट जल पी लेते हैं। चलो, तो आप जानते हो 0 से 9 तक जो होता है वो होता है रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर जो होता है उससे आप जानते हो, बर्नियर नहीं, बर्नियर तो फ्रांस में उसमें लगता है,
ठीक है। रिएक्टर पैमाना होता है, तो रिएक्टर पैमाना में 0 से 9 तक खाने होते हैं। तो एक खाना का जो मान होता है लगभग में आप देखोगे 10 लाख के बराबर आप समझ सकते हो इसका मान दिया जाता है। एक बार देख लेना 10 लाख ही है। तो ये आप जानते हो का इनका जो प्रभाव है, आप मान लो जो तीव्रता है, तो इसकी तीव्रता आप जैसे कि भूकंप की तीव्रता है 0 से 9 तक जाती है, 8 तक भी रहती है, 7 तक भी रहती है, 6 तक रहती है। तो इनके बीच खाने होते हैं, तो प्रत्येक खाने को जो मान होता है वो 10 लाख बेग की तीव्रता के आधार पर रखा जाता है। यानी कि जैसे कि मान लो कोई भूकंप आया तो 0 से मतलब 1 से 1 तक गया, ठीक है। तो 1 के बीच में इसकी तीव्रता रहेगी वो 10 लाख के बीच की रहेगी, ठीक। इसकी जो तीव्रता है, बेग की तीव्रता है, बहुत तेज रहती है, तो वो इस पर निर्धारित की जाती है। तो जो रिएक्टर पैमाना होता है वो आप जानते हो कि उसका ज़्यादातर ये यूज किया जाता है। तो मरकरी भी है, तो रिएक्टर पैमाना है तो मरकरी भी है। एक्चुअली में इनका जो मान है रिएक्टर ने एक निश्चित यही कर दिया है कि कितना भी तेज भूकंप आए उसका मान 9 से ऊपर नहीं जा सकता है, 0 से 9 के बीच में ही रहेगा। ओके, उसकी जो तीव्रता है वो 0 से 9 के बीच रहेगी। ये रिएक्टर वैज्ञानिक थे, इन्होंने अमेरिका के ही थे, अमेरिका वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भूकंप की जो तीव्रता है वो चाहे कितनी भी तेज रहे, लेकिन वो 9 से ऊपर नहीं जा सकती है, 9 से ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये क्लियर किया है इन्होंने। लेकिन इसका मरकरी पारा है, मरकरी जो पैमाना है उससे भी जानते हो कि उससे ऊपर जाता है, 9 से ऊपर जाता है, लेकिन उसकी एक तीव्रता है वो 9 तक ही रहती है। वेग आप जानते हो कि ऊर्जा जो होती है वो आप जानते हो 9 से ऊपर तक जाती है, लेकिन उसकी तीव्रता आप देखोगे वो 9 तक ही रहती है। आप ही कभी नहीं सुना होगा कि 12 तक का भूकंप आया, 9 से ऊपर तक गया ही नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा जो होती है वो 12 तक 11-12 पहुंचती है। तो इस प्रकार से मरकरी पैमाना जो है इस आधार पे समझाया गया है, इस आधार पे उसको डिफाइन किया गया है कि मरकरी जो है वो ऊर्जा के आधार पर स्पष्ट करेगा, लेकिन तीव्रता जो है वो रिएक्टर पैमाने के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें इसका पता किया जाता है। तो आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, ये सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ लगा होता है, और सिस्मोग्राफ आप जानते हो पृथ्वी में इस प्रकार से होता है। तो ये एक पाइपलाइन ऐसी इस प्रकार की होती है, तो इसमें आप जानते हो कि पूरी बजरी भरी जाती है इस प्रकार से। और जैसे ही आप जानते हो भूकंप के झटके लगते हैं, तो ये यहाँ से क्या है कि ऊपर के लिए उठता है। तो यहाँ पे मान होता है इस प्रकार के, इसके खाने होते हैं, ऐसे 9 तक खाने होते हैं, प्रत्येक खाने का मान 10 लाख के बराबर है। तो ऐसे आप जानते हो खाने होते हैं। तो इन खानों में आप देखोगे जैसे ही झटके लगते हैं, जिसे सॉफ्ट आफ्टर भी बोलते हैं, आफ्टर सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है, वो बाद में आते रहते हैं। भूकंप आने के बाद में जो झटके लगते रहते हैं वो होते हैं आफ्टर सॉफ्ट। इनको सॉफ्ट आफ्टर भी नहीं, लेकिन आफ्टर सॉफ्ट ही बोलते हैं, राइट। ऐसे लगते हैं। तो आप जानते हो कि ये ऊपर के लिए निकलता है, ठीक। अब जैसे मान है तो जैसे ही झटका लगेगा तो ये ऊपर के लिए उठेगा ऐसे, तो ये पता चल जाता है कि ये कितनी तीव्रता तक है। चलो, तो अभी जानते हो कि अभी भूकंप के झटके लगे थे दिल्ली में, अभी झटके बीच में लगे थे। भूकंप क्यों आए? नेपाल और बस में हिमालय क्षेत्र में तो भूकंप की सबसे ज़्यादा गणनाएं की जाती हैं, राइट। तो नेपाल क्षेत्र, तिब्बत वाले क्षेत्र में आप भूकंप, सिक्किम वाले क्षेत्र में आप देख लो, सबसे ज़्यादा भूकंप की स्थितियाँ मौजूद है। वहाँ पे भूकंप मूल है, उसके नीचे देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जब भी प्लेटें टकराती हैं तो फिर ये घर्षण होता है, तो निश्चित ही भूकंप आ जाता है। तो इनका पता ऐसे लगा सकते हो। तो आप जानते हो कि इसके पता पहले कैसे लगाया जा सकता है। तो इसके विषय में टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। रेडॉन टेक्नोलॉजी स्थापित की गई, जिसे आपकी उत्तराखंड में मिल जाएगी, तो वो भी पता करती है। तो ज़्यादातर वो भी इतना पता नहीं कर पाती हैं, क्योंकि 4-5 सेकंड पहले कौन इसका क्लियर पता कर पाए। तो आप ऐसे समझ सकते हो। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको भूकंप के विषय में स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या भूकंप आते हैं, इनके पीछे क्या कारण हैं, कैसे आते हैं। तो इनके विषय में डिटेल से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी से संबंधित, कि ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके विषय में हम डिटेल से समझाएंगे, काफ़ी डिटेल से समझाएंगे, राइट। चलिए, तो अभी देखो वर्तमान में जो तकनीकें चल रही हैं भूकंप को लेकर के, वो आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो।